क्या होगा अगर आपको पता चले कि जिसे आप भगवान मानते आए हैं वो भी कभी आपकी तरह एक साधारण इंसान था? क्या होगा अगर आपकी सबसे पवित्र मान्यताएं, आपके सबसे गहरे विश्वास सब कुछ उल्टा हो जाए? हिमालय की बर्फीली चोटियों से लेकर मेलुहा की स्वर्णिम नगरी तक एक ऐसी कहानी जो आपकी सांसें रोक देगी। ये है एक साधारण योद्धा की असाधारण यात्रा जो अपनी किस्मत से लड़ते हुए देवत्व को प्राप्त करता है। जब रहस्यमय नीले कंठ का निशान प्रकट होता है तो पूरी दुनिया हिल जाती है। क्या ये वाकई कोई चमत्कार है या फिर किसी बड़ी साजिश का हिस्सा? जब असुरों और देवताओं के बीच युद्ध छिड़ता है तो सच्चाई और झूठ के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। प्रेम, विश्वासघात, धर्म और कर्तव्य के बीच उलझा हुआ एक ऐसा नायक जिसे अपने ही फैसलों का सामना करना पड़ता है। हर कदम पर नई चुनौतियां, हर मोड़ पर नए रहस्य। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक अनुभव है जो आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल देगा। तैयार हैं इस महाकाव्यिक सफर के लिए? तो सुनिए और खुद को खो दीजिए इस अद्भुत संसार में। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका ऑडियो बुक्स बाय इंदवार में। आज की ऑडियो बुक है द इमॉर्टल्स ऑफ मेलुहा बाय अमिश त्रिपाठी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के बुक पर एक काल्पनिक कहानी। कोलकाता की भीड़भाड़ वाली सड़कों पर जहां येलो टैक्सी और ट्राम की आवाज़ें हमेशा गूंजती रहती हैं, सुभाष पाल अपनी मोनोटोनस लाइफ जी रहा था। 29 साल का ये युवक एक छोटी सी पब्लिशिंग हाउस में प्रूफ रीडर का काम करता था। हर रोज़ वही रूटीन था, सुबह पार्क स्ट्रीट से ऑफिस जाना, दिन भर मैन्युस्क्रिप्ट्स पढ़ना और शाम को अपने स्मॉल फ्लैट में वापस आ जाना। सुभाष का जन्म हुगली जिले के एक छोटे से गांव में हुआ था। उसके पिता एक स्कूल टीचर थे और माँ हाउसवाइफ। चाइल्डहुड से ही उसे स्टोरीज और मिथोलॉजी में गहरी रुचि थी। खासकर जब दादाजी महाभारत और रामायण की कहानियां सुनाते थे तो उसकी आंखों में एक अलग सी चमक आ जाती थी। लेकिन लाइफ में कुछ खास नहीं हो रहा था। ऑफिस में बॉस हमेशा उसकी क्रिएटिविटी को सप्रेस करता था। यह फिक्शन नहीं है सुभाष, सिर्फ ग्रामर मिस्टेक्स ढूंढो और करेक्ट करो, वो हमेशा कहता था। सुभाष के अंदर कुछ और करने की इच्छा थी, लेकिन फाइनेंशियल प्रेशर और फैमिली के एक्सपेक्टेशंस के कारण वो अपने ड्रीम्स को दबा देता था। उसका एक छोटा सा ड्रीम था, एक दिन वो भी अमिश त्रिपाठी की तरह मिथोलॉजी पर बेस्ड नॉवेल्स लिखेगा। द इमॉर्टल्स ऑफ मेलुहा पढ़कर उसे लगा था कि एंशिएंट इंडियन विजडम को मॉडर्न स्टोरी टेलिंग के साथ जोड़कर कुछ अमेजिंग क्रिएट किया जा सकता है। लेकिन ये सब सिर्फ ड्रीम्स लग रहे थे। एक बारिश भरी शाम को जब मानसून की बूंदें कोलकाता की स्ट्रीट्स पर डांसिंग कर रही थीं, सुभाष कॉलेज स्ट्रीट के पास एक ओल्ड बुक शॉप में गया। यह शॉप उसकी फेवरेट जगह थी। यहाँ रेयर बुक्स और एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट्स मिलते थे। शॉप का मालिक दास बाबू एक स्कॉलरली पर्सन था जो हिस्ट्री और आर्कियोलॉजी का एक्सपर्ट था। सुभाष बाबू, आज कुछ स्पेशल लाया हूं तुम्हारे लिए, दास बाबू ने मिस्टीरियस स्माइल के साथ कहा। उन्होंने एक ओल्ड लेदर बाउंड मैन्युस्क्रिप्ट निकाली। यह 15th सेंचुरी की है। बंगाल के एक फॉरगॉटन किंगडम की स्टोरी है, शोनर बंगला का एक हिडन चैप्टर। जैसे ही सुभाष ने वो मैन्युस्क्रिप्ट टच की, उसे एक स्ट्रेंज सेंसेशन फील हुई। पेजेस पर संस्कृत और ओल्ड बंगाली में लिखे वर्ड्स थे, लेकिन समहाउ वो समझ पा रहा था। ये स्टोरी थी एक यंग प्रिंस की जिसका नाम था सुभाष चंद्रा, जो डार्कनेस के फोर्सेस से अपनी मदरलैंड को बचाने के लिए निकला था। ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, सुभाष ने सोचा। उसका नाम और मैन्युस्क्रिप्ट के हीरो का नाम इतना सिमिलर था। उस रात घर जाकर जब सुभाष ने मैन्युस्क्रिप्ट को केयरफुली पढ़ा तो उसे पता चला कि ये स्टोरी इनकम्प्लीट थी। लास्ट फ्यू पेजेस मिसिंग थे। दास बाबू ने बताया था कि रिमेनिंग पेजेस किसी एंशिएंट टेम्पल में हिडन हो सकते हैं जो सुंदरबंस के डीप फॉरेस्ट में स्थित है। अगले दिन ऑफिस में सुभाष का माइंड मैन्युस्क्रिप्ट में ही लगा रहा। उसे लग रहा था कि ये उसकी डेस्टिनी है, इस स्टोरी को कंप्लीट करना और वर्ल्ड के सामने लाना। लेकिन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी थीं। संडाबंस, तुम पागल हो गए हो क्या? उसके बेस्ट फ्रेंड राहुल ने कहा जब सुभाष ने अपना प्लान बताया। वहाँ टाइगर्स हैं, डेंजरस स्वॉम्प्स हैं और तुम एक ऑफिस वर्कर हो, कोई एडवेंचरर नहीं। फैमिली भी सपोर्टिव नहीं थी। माँ रोज फोन करके पूछती थी, कब शादी करोगे, कब सेटल होगे। पिताजी चाहते थे कि वो कोई गवर्नमेंट जॉब ढूंढे। फाइनेंशियल सिचुएशन भी टाइट थी। सुंदरबांस एक्सपीडिशन एक्सपेंसिव होगी, गाइड हायर करना, इक्विपमेंट खरीदना, परमिट्स लेना, सब कॉस्टली था। एक हफ्ते तक सुभाष ने अपने रूटीन लाइफ को कंटिन्यू रखा, लेकिन वो मैन्युस्क्रिप्ट उसके माइंड से निकल नहीं रही थी। हर रात वो उसे रीड करता और फील करता कि प्रिंस सुभाष चंद्रा उससे हेल्प मांग रहा है। जब सुभाष कंफ्यूजन में था तो उसकी मुलाकात प्रोफेसर इंद्रानी घोष से हुई। वो कलकत्ता यूनिवर्सिटी में एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ाती थीं और वेस्ट बंगाल के लॉस्ट सिविलाइजेशंस पर रिसर्च करती थीं। सुभाष ने हिम्मत करके उन्हें मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में बताया। प्रोफेसर घोष ने जब मैन्युस्क्रिप्ट देखी तो उनकी आंखें चमक गईं। ये एक्स्ट्रॉर्डिनरी है सुभाष,
मैंने इस किंगडम के बारे में रेफरेंसेस पढ़े हैं एंशिएंट टेक्स्ट में, लेकिन कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं मिला था। ये मैन्युस्क्रिप्ट हिस्टोरिकल ट्रेजर है। उन्होंने सुभाष को बताया कि ये स्टोरी सिर्फ फिक्शन नहीं है। एंशिएंट बंगाल में रियली ऐसी किंगडम्स थी जो एनवायरमेंटल चैलेंजेस और फॉरेन इन्वेजन से फाइट करती थी। लेकिन प्रोफेसर, मैं तो सिर्फ एक प्रूफ रीडर हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ? सुभाष, हर ग्रेट जर्नी एक ऑर्डिनरी पर्सन से शुरू होती है। तुम्हारे अंदर कुछ स्पेशल है, नहीं तो ये मैन्युस्क्रिप्ट तुम्हारे हाथ नहीं आती। बट रिमेंबर, यह जर्नी ईजी नहीं होगी। तुम्हें अपने फियर्स को ओवरकम करना होगा। प्रोफेसर घोष ने उसे बताया कि सुंदरबांस में एक एंशिएंट टेम्पल है जो गॉडेस दुर्गा को डेडिकेटेड है। लोकल लेजेंड्स के अनुसार वहां पर एंशिएंट विजडम और टेक्स्ट्स प्रिजर्व्ड हैं। उन्होंने सुभाष को प्रैक्टिकल एडवाइस भी दी, कैसे एक्सपीडिशन प्लान करनी है, कौन से परमिट्स चाहिए और सबसे इंपॉर्टेंट कैसे मेंटली प्रिपेयर होना है। सुभाष ने फाइनली डिसीजन ले लिया। उसने अपनी सेविंग्स विदड्रॉ की, ऑफिस से लीव लिया जो बॉस को बिल्कुल पसंद नहीं आया, और सुंदरबंस के लिए प्रिपरेशन शुरू की। प्रोफेसर घोष ने उसे एक एक्सपीरियंस गाइड इंट्रोड्यूस कराया, बिमलदा, जो सुंदरबांस को अपनी जेब की तरह जानते थे। 60 साल के इस वाइज मैन ने पूरी लाइफ फॉरेस्ट में गुजारी थी। बेटा, सुंदरबन सिर्फ फॉरेस्ट नहीं है, बिमलदा ने समझाया। यह लिविंग एंटिटी है। यहाँ हर ट्री, हर रिवर, हर एनिमल का अपना कैरेक्टर है। तुम्हें रिस्पेक्ट के साथ आना होगा। इक्विपमेंट के साथ साथ सुभाष ने मेंटल प्रिपरेशन भी की। उसने मेडिटेशन शुरू की, फिजिकल फिटनेस इंप्रूव की और मोस्ट इंपॉर्टेंटली उसने अपने फियर को एक्सेप्ट किया। जर्नी का दिन आ गया। सुभाष ने माता पिता को प्रणाम किया। माँ की आंखों में टीयर्स थे, लेकिन उन्होंने आशीर्वाद दिया। सुभाष, जो भी करो, हिम्मत नहीं हारना। औरा स्टेशन से ट्रेन में बैठते समय सुभाष के हाथ कांप रहे थे। ये उसकी पहली रियल एडवेंचर थी, लेकिन मैन्युस्क्रिप्ट को टच करके उसे कॉन्फिडेंस मिली। प्रिंस सुभाष चंद्र भी डरा होगा जब उसकी जर्नी शुरू हुई थी। सुंदरबंस पहुंचकर सुभाष को रियलाइज हुआ कि ये जर्नी सिर्फ फिजिकल नहीं बल्कि स्पिरिचुअल भी है। फॉरेस्ट की डेंसिटी, ह्यूमिडिटी और कांस्टेंट थ्रेट ऑफ वाइल्ड एनिमल्स ने उसे अपनी लिमिट्स टेस्ट पर मजबूर कर दिया। पहला चैलेंज था रिवर क्रॉसिंग। बोट्स में बैठकर मैनग्रोव फॉरेस्ट के बीच नेविगेट करना। वाटर में क्रोकोडाइल्स थे और हर साउंड मिस्टीरियस लग रही थी, लेकिन बिमलदा के गाइडेंस में सुभाष ने धीरे धीरे कॉन्फिडेंस गेन किया। जर्नी में उसकी मुलाकात कई इंटरेस्टिंग लोगों से हुई। प्रीति, एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर जो डॉक्यूमेंट्रीज बनाती थी, उसने सुभाष को बताया कि कैसे वो भी अपने कंफर्टेबल अर्बन लाइफ को छोड़कर नेचर के साथ जुड़ने आई थी। सुभाष, यहाँ आकर मुझे पता चला कि रियल लाइफ सिटी की कॉन्क्रीट बिल्डिंग्स में नहीं बल्कि इस नेचुरल हार्मनी में है। लेकिन सभी एनकाउंटर्स पॉजिटिव नहीं थे। फॉरेस्ट माफिया के कुछ मेंबर्स ने उन्हें थ्रेटन किया। वे इलीगल लॉगिंग और पोचिंग में इन्वॉल्व थे। उनका लीडर करीम एक डेंजरस पर्सन था जो किसी भी आउटसाइडर को फॉरेस्ट में एक्सप्लोरेशन करने से रोकता था। यहाँ कोई ट्रेजर नहीं है, वापस चले जाओ, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी, करीम ने वार्निंग दी। यह सुभाष के लिए पहला रियल टेस्ट था, डर से भागना या करेज के साथ आगे बढ़ना। बिमलदा ने उसे समझाया, बेटा, हर ग्रेट मिशन में ऑब्स्टिकल्स आती हैं, यह टेस्ट है तुम्हारे डिटर्मिनेशन का। कई दिनों की चैलेंजिंग जर्नी के बाद वे एंशिएंट टेम्पल के नज़दीक पहुंचे, लेकिन यह टेम्पल इजी एक्सेसिबल नहीं था। यह एक आइसोलेटेड आइलैंड पर था जो हाई टाइड के समय पानी से घिर जाता था। लोकल फिशरमैन ने स्टोरी सुनाई कि यह टेम्पल कर्स्ड है, वहां जो भी जाता है वापस नहीं आता, एक बूढ़े फिशरमैन ने कहा। लेकिन सुभाष का डिटर्मिनेशन अनशेकेबल था। उसने पाया कि मैन्युस्क्रिप्ट में दिए गए क्लूज सही थे। टेम्पल के अप्रोच में स्पेसिफिक सिंबल्स थे जो मैन्युस्क्रिप्ट में मेंशन किए गए थे। टेम्पल के पास पहुंचकर उन्होंने पाया कि यह पार्शियली रूइंस में था, लेकिन स्ट्रक्चर अभी भी मैजेस्टिक था। स्टोन कार्विंग्स में गॉडेस दुर्गा के डिफरेंट फॉर्म्स बने थे और संस्कृत में श्लोकास कार्व्ड थे। सुभाष को फील हुआ कि यह सिर्फ आर्कियोलॉजिकल साइट नहीं है बल्कि स्पिरिचुअल एनर्जी से भरी जगह है। यहाँ सेंचुरी से सेंट्स और स्कॉलर्स आकर मेडिटेशन करते थे। टेम्पल के मेन चेंबर में जाने से पहले उन्होंने ट्रेडिशनल पूजा की। सुभाष ने महसूस किया कि उसकी ये जर्नी सिर्फ मैन्युस्क्रिप्ट कंप्लीट करने के लिए नहीं बल्कि अपने इनर सेल्फ को डिस्कवर करने के लिए भी है। टेम्पल के मेन चेंबर में एंटर करते समय सुभाष को सबसे बड़ा चैलेंज फेस करना पड़ा। चेंबर के सेंटर में एक एंशिएंट मैकेनिज्म था, स्टोन स्लैब्स का कॉम्बिनेशन जो स्पेसिफिक सीक्वेंस में प्रेस करना था। मैन्युस्क्रिप्ट में दिए गए क्लूज के अनुसार यह कॉम्बिनेशन संस्कृत नंबर्स में था, लेकिन सीक्वेंस कॉम्प्लेक्स था। यह प्रिंसेस दुर्गा के डिफरेंट नेम्स और देयर न्यूमेरिकल वैल्यूज पर बेस्ड था। सुभाष ने आज तक ट्राई किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही थी। बिमलदा ने सजेस्ट किया कि शायद अप्रोच डिफरेंट होना चाहिए। बेटा,
समटाइम्स सोल्यूशन टेक्निकल नॉलेज में नहीं बल्कि इमोशनल अंडरस्टैंडिंग में होता है। उस मोमेंट सुभाष को रियलाइज हुआ कि वो मैन्युस्क्रिप्ट को सिर्फ पजल की तरह ट्रीट कर रहा था, लेकिन ये स्टोरी अबाउट करेज, सैक्रिफाइस और मदरलैंड के लिए लव थी। उसने अपनी अप्रोच चेंज की। टेक्निकल कैलकुलेशन की बजाय उसने प्रिंस सुभाष चंद्र की इमोशनल जर्नी को फील किया। जब उसने कॉम्बिनेशन को इमोशनल सीक्वेंस में ट्राई किया, पहले करेज, फिर सैक्रिफाइस, फिर लव मैकेनिज्म एक्टिवेट हुई। एक सीक्रेट चेंबर खुला जिसमें एंशिएंट स्क्रोल्स प्रिजर्व्ड थे। ये वही मिसिंग पेजेस थे जिनकी उसे तलाश थी। सीक्रेट चेंबर में जो ट्रेजर मिला वो मटेरियल वेल्थ नहीं था। एंशिएंट स्क्रोल्स में कंप्लीट स्टोरी थी प्रिंस सुभाष चंद्र की, और साथ ही था विजडम अबाउट लीडरशिप, करेज और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्क्रोल्स में यह भी मेंशन था कि ये स्टोरी फ्यूचर जनरेशंस के लिए प्रिजर्व की गई है, ताकि जब भी सोसाइटी में डार्कनेस आए तो कोई व्यक्ति इस विजडम को यूज करके लाइट ला सके। सुभाष को पता चला कि प्रिंस सुभाष चंद्र रियल हिस्टोरिकल फिगर था जिसने 14th सेंचुरी में बंगाल को फॉरेन इन्वेडर्स से प्रोटेक्ट किया था। उसकी स्ट्रैटेजीज और फिलॉसफी मॉडर्न टाइम में भी रेलेवेंट थी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कवरी ये थी कि मैन्युस्क्रिप्ट सिर्फ स्टोरी नहीं थी बल्कि गाइड थी। इसमें प्रैक्टिकल विजडम थी अबाउट कैसे ऑर्डिनरी पर्सन एक्स्ट्रॉर्डिनरी अचीवमेंट्स कर सकता है। उस रात टेम्पल में सुभाष ने कंप्लीट मैन्युस्क्रिप्ट रीड की। उसे फील हुआ कि प्रिंस सुभाष चंद्र उससे डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहा है। तुम्हारी जर्नी अभी शुरू हुई है। इस नॉलेज को वर्ल्ड के साथ शेयर करना तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सुभाष को पता चल गया कि उसका रियल कॉलिंग क्या है। वो सिर्फ प्रूफ रीडर नहीं है बल्कि एक स्टोरी टेलर है जो एंशिएंट विजडम को मॉडर्न जनरेशन तक पहुंचा सकता है। टेम्पल से वापसी चैलेंजिंग थी, लेकिन डिफरेंट रीजन से। अब सुभाष के पास प्रेशियस मैन्युस्क्रिप्ट्स थी जिन्हें सेफली ट्रांसपोर्ट करना था। प्लस करीम और उसके गैंग को पता चल गया था कि उन्होंने कुछ वैल्यूएबल डिस्कवर किया था। रिटर्न जर्नी में चेस सीक्वेंस हुई। फॉरेस्ट के डेंस एरियाज में छुपकर और लोकल अलाइज की हेल्प से वे सेफली निकलने में सक्सेसफुल हुए। लेकिन ये एक्सपीरियंस ने सुभाष को टीच किया कि वैल्यूएबल थिंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए समटाइम्स फाइट करना पड़ता है। प्रीति ने सजेस्ट किया कि वे इस डिस्कवरी को प्रॉपर आर्कियोलॉजिकल अथॉरिटीज को रिपोर्ट करें ताकि टेम्पल को ऑफिशियल प्रोटेक्शन मिल सके। कोलकाता वापस पहुंचकर सुभाष को रियलाइज हुआ कि वो वही पर्सन नहीं है जो कुछ हफ्ते पहले गया था। उसका कॉन्फिडेंस लेवल कंप्लीटली डिफरेंट था। वो क्लियर था कि उसे क्या करना है। प्रोफेसर घोष ने जब कंप्लीट मैन्युस्क्रिप्ट देखी तो वो अमेज्ड थी। सुभाष, ये आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी है, लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट है कि तुमने अपनी ट्रू कॉलिंग फाइंड की है। सुभाष ने डिसीजन लिया कि वो ऑफिस जॉब छोड़कर फुल टाइम राइटिंग करेगा। फाइनेंशियल रिस्क था, लेकिन उसे पता था कि ये उसका धर्मा है। ऑफिस में रेजिग्नेशन देना इजी नहीं था। बॉस ने खूब समझाने की कोशिश की। सुभाष, ये प्रैक्टिकल वर्ल्ड है, राइटिंग से पेट नहीं भरता, तुम अच्छा करियर बर्बाद कर रहे हो। फैमिली रिएक्शंस भी मिक्स्ड थे। माँ वरीड थी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को लेकर, लेकिन पिताजी जो खुद टीचर थे ने अंडरस्टैंड किया। बेटा, अगर तुम्हें लगता है कि ये तुम्हारा पाथ है तो जाओ, लेकिन पूरी कमिटमेंट के साथ। सुभाष ने सबसे पहले मैन्युस्क्रिप्ट को प्रॉपरली रिसर्च के साथ ट्रांसलेट किया। प्रोफेसर घोष ने एकेडमिक वैलिडेशन प्रोवाइड की। फिर उन्होंने इसे कंटेम्प्रेरी स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट में अडॉप्ट किया। राइटिंग प्रोसेस चैलेंजिंग था। कई रातें जागकर रिसर्च करके और रीराइटिंग करके सुभाष ने एक नॉवल क्रिएट की जो हिस्टोरिकल एक्यूरेसी और मॉडर्न अपील दोनों रखती थी। टाइटल था श और न पे आ की मात्रा, र पे आ की मात्रा, ज क यू एम आर, द गोल्डन प्रिंस। ये प्रिंस सुभाष चंद्र की स्टोरी थी, लेकिन मॉडर्न रीडर्स के लिए रेलेवेंट थीम्स के साथ। पब्लिशर से रिजेक्शन भी आई इनिशियली। मिथोलॉजी मार्केट सैचुरेटेड है, कई ने कहा, लेकिन सुभाष ने हार नहीं मानी। उसे पता था कि ये स्टोरी स्पेशल है। फाइनली एक प्रोग्रेसिव पब्लिशर ने इंटरेस्ट शो की। उन्होंने कहा, यह टिपिकल मिथोलॉजी रीटेलिंग नहीं है, इसमें कंटेम्पररी रेलेवेंस है। बुक पब्लिकेशन एक मैसिव सक्सेस थी। रीडर्स को कनेक्ट हुआ प्रिंस सुभाष चंद्र की जर्नी से, जो ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस से एक्स्ट्रॉर्डिनरी अचीवमेंट्स तक का सफर था। बुक लॉन्च इवेंट में सुभाष ने अपनी रियल स्टोरी भी शेयर की, कैसे एक ऑर्डिनरी प्रूफ रीडर ने करेज करके अपनी ड्रीम्स को फॉलो किया। ये बुक सिर्फ हिस्टोरिकल फिक्शन नहीं है, सुभाष ने ऑडियंस को बताया। ये प्रूफ है कि हर इंसान के अंदर हीरो पोटेंशियल है, बस जरूरत है करेज की और नेवर गिव अप एटीट्यूड की। बुक की सक्सेस के साथ साथ सुभाष का पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन भी रिमार्केबल था। वो कॉन्फिडेंट स्पीकर बन गया था, स्कूल्स और कॉलेजेस में मोटिवेशनल टॉक्स देता था। उसकी स्टोरी इंस्पायर कर रही थी उन लोगों को जो अपने ड्रीम्स को प्रैक्टिकल कंसिडरेशंस के कारण छोड़ देते थे। अगर कोलकाता का एक प्रूफ रीडर सुंदरबांस जाकर एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट्स डिस्कवर कर सकता है, तो हम क्यों नहीं अपने ड्रीम्स अचीव कर सकते।
सुभाष ने एक फाउंडेशन भी स्टार्ट की, साहस करेज, जो यंग राइटर्स और ड्रीमर्स को सपोर्ट करती थी। वो फाइनेंशियल असिस्टेंस और मेंटरशिप प्रोवाइड करती थी उन लोगों को जो अनकन्वेंशनल पाथ्स चूज करना चाहते थे। प्रोफेसर घोष के साथ मिलकर उसने टेम्पल को आर्कियोलॉजिकल प्रोटेक्शन भी दिलवाई। अब ये ऑफिशियली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है और प्रॉपर रिसर्च के लिए स्कॉलर्स वहां जा सकते हैं। प्रीति के साथ कोलैबोरेशन में उन्होंने सुंदरबंस एक्सपीडिशन का डॉक्यूमेंट्री भी बनाया, जो एनवायरनमेंटल कंजर्वेशन के साथ साथ कल्चरल हेरिटेज प्रिजर्वेशन पर फोकस करती थी। 2 साल बाद सुभाष एक एस्टैब्लिश्ड ऑथर बन चुका था। उसकी दूसरी बुक भी आ चुकी थी और तीसरी पर वर्क चल रहा था, लेकिन सक्सेस ने उसे चेंज नहीं किया था। वो अभी भी वही हम्बल पर्सन था। माँ अब प्राउड थी। मुझे पता नहीं था कि मेरा बेटा इतना टैलेंटेड है, पिताजी कहते थे। जब तुमने ऑफिस छोड़ने का डिसीजन लिया था मुझे डर लगा था, लेकिन अब पता चला कि ये सही था। सुभाष का मैसेज हमेशा सेम रहता था जब भी कोई उससे सक्सेस का सीक्रेट पूछता था। ये स्टोरी प्रूफ है कि मैजिक किसी बुक में नहीं बल्कि हमारे अंदर है, बस करेज चाहिए उसे डिस्कवर करने की। उसकी फेवरेट कोट बन गई थी जो वो हर स्पीच में कहता था, हर व्यक्ति के अंदर एक हीरो है। सर्कमस्टांसेस उसे जगाती हैं, लेकिन डिसीजन हमें लेना पड़ता है कि हम उस कॉल को एक्सेप्ट करेंगे या इग्नोर करेंगे। वो अक्सर उस रात को रिमेंबर करता था जब पहली बार मैन्युस्क्रिप्ट टच की थी। उस समय वो ऑर्डिनरी प्रूफ रीडर था जो रूटीन लाइफ से फ्रस्ट्रेटेड था। आज वो ऑथर, स्पीकर और इंस्पिरेशन था हंड्रेड्स ऑफ लोगों के लिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग ये थी, जब तक हम ट्राई नहीं करते हमें पता नहीं चलता कि हम कितना कुछ अचीव कर सकते हैं। सबसे बड़ा रिस्क ये है कि हम कोई रिस्क ही न लें। सुभाष की जर्नी प्रिंस सुभाष चंद्र की तरह ही थी। ऑर्डिनरी बिगिनिंग, एक्स्ट्रॉर्डिनरी मिडल और ट्रांसफॉर्मेशनल एंडिंग। दोनों ने एक ही सच डिस्कवर किया था, नेवर गिव अप, बिकॉज यू नेवर नो हाउ क्लोज यू आर टू सक्सेस। आज भी जब सुभाष को कोई चैलेंज फेस करना पड़ता है तो वो उस एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट को टच करता है जो अब उसकी स्टडी में केयरफुली प्रिजर्व्ड है। प्रिंस सुभाष चंद्र की स्पिरिट अभी भी उसे गाइड करती है, रिमाइंड करती है कि हीरोज ऑर्डिनरी पीपल होते हैं जो एक्स्ट्रॉर्डिनरी चॉइसेस करते हैं। वेस्ट बंगाल की उस छोटी सी पब्लिशिंग हाउस में जो फ्रस्ट्रेटेड प्रूफ रीडर बैठा करता था, उसे कभी पता नहीं था कि डेस्टिनी उसे इतनी इनक्रेडिबल जर्नी पर ले जाएगी। लेकिन जब कॉल आई तो उसने करेज के साथ आंसर किया। और यही है असली मैजिक, करेज टू आंसर द कॉल, डिटर्मिनेशन टू कंटिन्यू द जर्नी और विजडम टू शेयर द ट्रेजर विद वर्ल्ड। कभी हार मत मानना, सुभाष हमेशा कहता है, क्योंकि आपकी सबसे बड़ी विक्ट्री आपकी सबसे बड़ी डिफीट के बाद ही आ सकती है। प्रिंस सुभाष चंद्र ने मुझे यही सिखाया और अब मैं ये मैसेज आप सभी तक पहुंचाता हूं। सुभाष पाल की स्टोरी प्रूफ है कि जब हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर करेज के साथ अपने ड्रीम्स को फॉलो करते हैं तो यूनिवर्स भी हमारी हेल्प करने के लिए कंस्पायर करती है। ये सिर्फ फिक्शनल स्टोरी नहीं है, ये हर उस पर्सन की पॉसिबल रियलिटी है जो बिलीव करता है कि ड्रीम्स अचीव हो सकते हैं और नेवर गिव अप करता है। तो अब जानते हैं बुक की कुछ बातें। ये बुक सिर्फ एक मिथोलॉजी की रीटेलिंग नहीं है, बल्कि ये है एक कम्प्लीटली न्यू पर्सपेक्टिव जो हमारे सबसे प्रिय देवता भगवान शिव को एक ह्यूमन के रूप में प्रेजेंट करती है। अमीश त्रिपाठी ने जो कॉन्सेप्ट दिया है वो है कि हमारे गॉड्स वास्तव में ह्यूमंस थे जिन्होंने अपने एक्स्ट्रॉर्डिनरी कार्यों से सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म किया और इस तरह से डिवाइन स्टेटस प्राप्त किया। इस नॉवल की सेटिंग है प्री हिस्टोरिक इंडिया में, लगभग 4000 ईयर्स पहले का टाइम पीरियड जब सिविलाइजेशन अभी भी अपने इनिशियल स्टेजेस में थी। यहाँ पर हमें मिलता है मेलुहा का एडवांस्ड किंगडम जो कि प्रेजेंट डे इंडस वैली सिविलाइजेशन का हिस्सा है। यह एक यूटोपियन सोसाइटी है जहाँ पर परफेक्ट लॉ एंड ऑर्डर है, जहाँ करप्शन नहीं है, जहाँ हर सिटीजन को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं और जहाँ टेक्नोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी का परफेक्ट बैलेंस है। लेकिन इस परफेक्ट वर्ल्ड में भी प्रॉब्लम्स हैं। मेलुहन्स को फेस करना पड़ रहा है मिस्टीरियस अटैक्स से, उनकी रिवर्स पॉइजन हो रही हैं और उनकी पॉपुलेशन ग्रेजुअली डिक्रीज हो रही है। ये सब हो रहा है उनके एनिमीज चंद्रवंशीज और नागस की वजह से जो कि नेबरिंग रीजन्स में रहते हैं। इसी टाइम पर एंटर करते हैं हमारे प्रोटैगनिस्ट शिवा, जो कि तिब्बत के माउंटेनस रीजन्स के ट्राइबल चीफ हैं। शिवा एक सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन है जो अपनी ट्राइब के साथ पीसफुल लाइफ जी रहे थे। लेकिन जब मेलुहन ऑफिशियल्स उनसे संपर्क करते हैं और उन्हें अपने किंगडम में आने का इन्विटेशन देते हैं तो शिवा की लाइफ कंप्लीटली चेंज हो जाती है। मेलुहन्स ने शिवा को इसलिए इनवाइट किया था क्योंकि उनके एंशिएंट प्रोफेसीज में लिखा था कि एक आउटसाइडर आएगा जो उनका सेवियर होगा, जो उन्हें उनकी प्रॉब्लम से निजात दिलाएगा। और जब शिवा मेलुहा पहुंचते हैं और वहाँ का स्पेशल ड्रिंक सोमरस पीते हैं तो उनके थ्रोट में ब्लू मार्क अपीयर हो जाता है, जो कि इंडिकेशन था कि वही है द चोजन वन, द नीलकंठ। सोमरस एक मैजिकल ड्रिंक है जो लोगों को इमॉर्टैलिटी प्रदान करती है या कम से कम उनकी लाइफ स्पैन को सिग्निफिकेंटली बढ़ा देती है।
ये मेलुहन सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी अचीवमेंट है, जिसकी वजह से वे इतने एडवांस्ड और पावरफुल हैं। लेकिन ये ड्रिंक सिर्फ सिलेक्टेड लोगों को ही दी जाती है और इसके साइड इफेक्ट्स भी हैं। शिवा के नीलकांत बनने के बाद उनकी लाइफ में ड्रामेटिक चेंजेस होते हैं। अब वे सिर्फ एक ट्राइबल चीफ नहीं रह गए हैं, बल्कि वे बन गए हैं मेलुहन्स के प्रेडिक्टेड सेवियर। लोग उन्हें वर्शिप करने लगते हैं, उनकी एवरी विश को कमांड की तरह ट्रीट करते हैं और उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वे सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देंगे। लेकिन शिवा को ये सब बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं लगता। वे एक सिंपल पर्सन हैं जो चाहते हैं कि लोग उन्हें नॉर्मली ट्रीट करें। उन्हें ये डिवाइन स्टेटस से प्रॉब्लम है और वे कॉन्स्टेंटली स्ट्रगल करते रहते हैं इस न्यू आइडेंटिटी के साथ। ये कॉन्फ्लिक्ट शिवा के कैरेक्टर का एक वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो उन्हें रिलेटेबल और ह्यूमन बनाता है। मेलुहा में रहने के दौरान शिवा की मुलाकात होती है कई इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स से। सबसे इंपॉर्टेंट है प्रिंसेस सती, जो कि एम्परर दक्षा की डॉटर है। सती एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन है जो एक स्किल्ड वॉरियर भी है। वे विकर्मा है, यानी कि प्रीवियस बर्थ के सिंस की वजह से उन्हें सोशल रिस्ट्रिक्शंस फेस करने पड़ते हैं। मेलुहन सोसाइटी में विकर्म्स को मैरिज करने की परमिशन नहीं होती, लेकिन शिवा के आने से ये रूल्स चेंज होने लगते हैं। शिवा और सती के बीच का रिलेशनशिप इस नॉवल का इमोशनल कोर है। ये एक ब्यूटीफुल लव स्टोरी है जो धीरे धीरे डेवलप होती है। इनिशियली सती शिवा को पसंद नहीं करती क्योंकि वे उन्हें अनकूथ और अनसिविलाइज्ड समझती हैं। लेकिन ग्रेजुअली जब वे शिवा के जेन्युइन नेचर को समझती हैं तो उनके फीलिंग्स चेंज हो जाते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है नंदी, जो कि शिवा के क्लोजेस्ट फ्रेंड और बॉडीगार्ड बन जाते हैं। नंदी एक लॉयल और ब्रेव पर्सन है जो हमेशा शिवा के साथ खड़े रहते हैं। उनकी फ्रेंडशिप स्टोरी का एक बहुत ही टचिंग एस्पेक्ट है। वीरभद्र भी एक सिग्निफिकेंट कैरेक्टर है जो शिवा के चाइल्डहुड फ्रेंड है और तिब्बत से उनके साथ मेलुहा आते हैं। वीरभद्र एक एक्सीलेंट वॉरियर है और शिवा के मोस्ट ट्रस्टेड कंपेनियंस में से एक हैं। एम्परर दक्षा एक कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है जो मेलुहा के रूलर हैं। वे जेन्युइनली अपनी प्रजा का भला चाहते हैं, लेकिन कभी कभी उनके डिसीजंस क्वेश्चनेबल होते हैं। वे शिवा पर बहुत भरोसा करते हैं और उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वे मेलुहा की सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देंगे। बृहस्पति एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट हैं जो सोमरस के चीफ इन्वेंटर हैं। वे शिवा के क्लोज फ्रेंड बन जाते हैं और उन्हें मेलुहन टेक्नोलॉजी और साइंस के बारे में एजुकेट करते हैं। बृहस्पति का कैरेक्टर साइंस और स्पिरिचुअलिटी के बैलेंस को रिप्रेजेंट करता है। यह नॉवेल सिंपली एक एडवेंचर स्टोरी नहीं है, बल्कि ये एक्सप्लोर करती है कई डीप फिलोसॉफिकल थीम्स। सबसे इंपॉर्टेंट थीम है कि व्हाट मेक्स समवन डिवाइन। अमीश त्रिपाठी का आर्ग्यूमेंट है कि डिविनिटी कोई इनहेरेंट क्वालिटी नहीं है, बल्कि ये अचीव की जाती है राइट एक्शंस और चॉइसेस के थ्रू। गुड और इविल का कॉन्सेप्ट भी इस बुक में बहुत इंटरेस्टिंगली पोर्ट्रेट किया गया है। यहाँ पर क्लियर कट विलन्स नहीं है। हर कैरेक्टर के अपने मोटिवेशंस हैं, अपनी कंपल्शंस हैं। चंद्रवंशीज और नागस को ट्रेडिशनली एनिमीज के रूप में पोर्ट्रे किया जाता है, लेकिन जैसे जैसे स्टोरी प्रोग्रेस करती है हमें पता चलता है कि रियलिटी मच मोर कॉम्प्लेक्स है। मेलुहन सोसाइटी की परफेक्शन भी एक इंटरेस्टिंग थीम है। सरफेस पर तो ये एक आइडियल सोसाइटी लगती है, लेकिन डीपर एग्जामिनेशन से पता चलता है कि यहाँ भी प्रॉब्लम्स हैं। रिजिड कास्ट सिस्टम, ब्लाइंड फॉलोइंग ऑफ रूल्स और इंडिविजुअल फ्रीडम की लैक जैसी इश्यूज हैं जो इस अपेरेंटली परफेक्ट सोसाइटी में एग्जिस्ट करती हैं। विमेन एम्पावरमेंट भी इस नॉवेल का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। सती का कैरेक्टर एक स्ट्रॉन्ग फीमेल प्रोटैगनिस्ट है जो अपने राइट्स के लिए फाइट करती है। मेलुहान सोसाइटी में वुमेन को जनरली रिस्पेक्ट मिलता है, लेकिन स्टिल कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं जो ग्रेजुअली चैलेंज होते रहते हैं। टेक्नोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी का बैलेंस भी एक रिकरिंग थीम है। मेलुहन्स ने टेक्नोलॉजी को अचीव किया है, लेकिन साथ ही वे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को भी मेंटेन करते हैं। यह कॉम्बिनेशन उन्हें यूनिक बनाता है। इस नॉवेल की राइटिंग स्टाइल बहुत ही एंगेजिंग है। अमीश त्रिपाठी ने कंटेम्प्रेरी लैंग्वेज का यूज किया है जो मॉडर्न रीडर्स के लिए एक्सेसिबल है। वे कॉम्प्लेक्स मिथोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स को सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करते हैं, जिससे स्टोरी समझना ईजी हो जाता है। एक्शन सीक्वेंसेस बहुत ही वेल रिटन है। वॉर सीन्स, फाइटिंग सीक्वेंसेस और एडवेंचर पार्ट्स इतने विविड हैं कि रीडर को लगता है कि वे सब कुछ अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। ऑथर ने डिटेल डिस्क्रिप्शंस दी हैं लैंडस्केप्स की, सिटीज की और कैरेक्टर्स की अपीयरेंस की। डायलॉग राइटिंग भी एक्सीलेंट है। कैरेक्टर्स की कॉन्वर्जेशंस नेचुरल लगती हैं और उनकी पर्सनालिटी को परफेक्टली रिफ्लेक्ट करती हैं। ह्यूमर का भी अप्रोप्रिएट यूज किया गया है जो स्टोरी को लाइट मोमेंट्स प्रदान करता है। इस बुक की एक और स्पेशलिटी है इसकी रिसर्च। अमीश त्रिपाठी ने एक्सटेंसिव रिसर्च की है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी और मिथोलॉजी पर। वे एक्चुअल हिस्टोरिकल फैक्ट्स को फिक्शन के साथ ब्यूटीफुली ब्लेंड करते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में जो भी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस अवेलेबल है उसका क्रिएटिव यूज किया गया है। नॉवेल में डिस्क्राइब्ड सिटीज, आर्किटेक्चर और लाइफस्टाइल सब कुछ हिस्टोरिकली प्लॉजिबल लगता है।
ऑथर ने केयर लिया है कि फैंटेसी एलिमेंट्स को भी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन के साथ प्रेजेंट करें। सोमरस के इफेक्ट्स को साइंटिफिक टर्म्स में एक्सप्लेन किया गया है, मैजिकल एलिमेंट्स को भी रैशनल बेसिस दिया गया है। कैरेक्टर डेवलपमेंट इस नॉवल की स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट्स में से एक है। शिवा का ट्रांसफॉर्मेशन एक ऑर्डिनरी ट्राइबल चीफ से एक लेजेंडरी फिगर तक का जर्नी बहुत ही कन्विंसिंगली पोर्ट्रेट किया गया है। हम देखते हैं कि कैसे सर्कमस्टांसेस और एक्सपीरियंसेस उन्हें चेंज करते जाते हैं। सती का कैरेक्टर भी वेरी वेल डेवलप्ड है। वे एक स्टैटिक कैरेक्टर नहीं है, बल्कि स्टोरी के साथ साथ इवॉल्व करती रहती है। उनकी स्ट्रेंथ, वल्नरेबिलिटीज और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स सब कुछ रियलिस्टिक मैनर में पोर्ट्रे किया गया है। सपोर्टिंग कैरेक्टर्स भी वेल राउंडेड हैं। नंदी, वीरभद्र, बृहस्पति, दक्षा सभी के अपने डिस्टिंक्ट पर्सनालिटीज हैं और स्टोरी में उनका अपना इंपॉर्टेंस है। इस नॉवेल का पॉलिटिकल डिमेंशन भी बहुत इंटरेस्टिंग है। मेलुहा, स्वदीप, चंद्रवंशीज का किंगडम और नागा टेरिटरीज के बीच के पॉलिटिकल डायनामिक्स कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पर सिंपल गुड वीएस इविल नहीं है, बल्कि डिफरेंट आइडियोलॉजीज और इंटरेस्ट का क्लैश है। मेलुहन सिस्टम लॉफुल और ऑर्गेनाइज्ड है, लेकिन समटाइम्स रिजिड। चंद्रवंशी सिस्टम मोर फ्लेक्सिबल है, लेकिन समटाइम्स क्योटिक। नागस तो कंप्लीटली डिफरेंट अप्रोच फॉलो करते हैं। ये पॉलिटिकल कॉम्प्लेक्सिटी स्टोरी को डेप्थ प्रदान करती है। रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी का ट्रीटमेंट भी बहुत थॉटफुल है। ऑथर ने ट्रेडिशनल मिथोलॉजी को रिस्पेक्ट करते हुए भी एक न्यू इंटरप्रिटेशन प्रदान की है। वे सजेस्ट करते हैं कि एंशिएंट स्टोरीज में एक्चुअल हिस्टोरिकल इवेंट्स का रिफ्लेक्शन हो सकता है। यह अप्रोच कंट्रोवर्शियल भी हो सकती है, लेकिन अमिश त्रिपाठी ने बहुत सेंसिटिविटी के साथ इसे हैंडल किया है। वे कहीं भी ट्रेडिशनल बिलीफ्स को मॉक नहीं करते, बल्कि एक ऑल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव प्रोवाइड करते हैं। बुक का पेसिंग भी एक्सीलेंट है। स्टोरी स्लो स्टार्ट होती है जब शिवा को मेलुहा के बारे में लर्न करना पड़ता है, लेकिन ग्रेजुअली पेस पिकअप करती जाती है। क्लाइमैक्स के पास पहुंचते पहुंचते स्टोरी बहुत ही ग्रिपिंग हो जाती है। मिस्ट्री एलिमेंट्स भी वेल इनकॉर्पोरेटेड हैं। कौन है एक्चुअल एनिमीज, क्यों हो रहे हैं अटैक्स, सोमरस के क्या साइड इफेक्ट्स हैं, ये सब क्वेश्चंस ग्रेजुअली रिवील होते रहते हैं और रीडर की क्यूरियोसिटी मेंटेन रहती है। लव स्टोरी भी बहुत ब्यूटीफुली वोवन है मेन प्लॉट के साथ। शिवा और सती का रिलेशनशिप फोर्स्ड नहीं लगता, बल्कि नेचुरल प्रोग्रेशन लगता है। उनके बीच के रोमांटिक सीन्स भी टेस्टफुली रिटन है। एक्शन और रोमांस के अलावा फिलोसॉफिकल डिस्कशंस भी हैं जो स्टोरी को इंटेलेक्चुअल डेप्थ प्रदान करते हैं। शिवा के कॉन्वर्जेशंस बृहस्पति के साथ या सती के साथ उनकी डिबेट्स, ये सब स्टोरी को लेयर्स प्रदान करते हैं। ह्यूमर का भी अप्रोप्रिएट यूज किया गया है। शिवा का स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर ऑफन ह्यूमरस सिचुएशंस क्रिएट करता है, स्पेशली जब वे मेलुहन प्रोटोकॉल से स्ट्रगल करते हैं। ये ह्यूमर स्टोरी को हैवी नहीं होने देता। वर्ल्ड बिल्डिंग इस नॉवेल की एक और स्ट्रेंथ है। मेलुहा का डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन, उनकी सिटीज, आर्किटेक्चर, सोशल सिस्टम, टेक्नोलॉजी सब कुछ बहुत ही विविड मैनर में प्रेजेंट किया गया है। रीडर को फील होता है कि वे एक्चुअली इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रहे हैं। डिफरेंट रीजन्स का कॉन्ट्रास्ट भी वेल पोर्ट्रेड है। तिब्बत की हार्श माउंटेनस टेरेन, मेलुहा की प्लांट सिटीज और ग्लिम्पसेस जो मिलते हैं अदर किंगडम्स के, सब अलग अलग एटमॉस्फेयर्स क्रिएट करते हैं। फूड, क्लोथिंग, कस्टम्स, फेस्टिवल्स, डेली लाइफ के एस्पेक्ट्स भी डिटेल्ड मैनर में डिस्क्राइब किए गए हैं, जो स्टोरी को ऑथेंटिक फील प्रदान करते हैं। इस नॉवल का एजुकेशनल वैल्यू भी सिग्निफिकेंट है। रीडर्स को पता चलता है एंशिएंट इंडियन सिविलाइजेशन के बारे में, इंडस वैली की अचीवमेंट्स के बारे में और पॉसिबल हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशंस के बारे में। यह एंटरटेनमेंट के साथ साथ नॉलेज भी प्रदान करती है। बुक की लैंग्वेज भी प्रेज वर्दी है। कंटेम्प्रेरी हिंदी और इंग्लिश वर्ड्स का जो ब्लेंड किया गया है वो वेरी नेचुरल लगता है। ये स्टाइल मॉडर्न इंडियन रीडर्स के लिए परफेक्ट है, क्योंकि ये एग्जैक्टली वैसी ही लैंग्वेज है जैसी हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। टेक्निकल टर्म्स को भी सिंपल मैनर में एक्सप्लेन किया गया है। साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स, हिस्टोरिकल रेफरेंसेस और मिथोलॉजिकल एलिमेंट्स सबको एक्सेसिबल बनाया गया है। कैरेक्टर इंटरैक्शंस भी वेरी रियलिस्टिक हैं। जब डिफरेंट बैकग्राउंड्स के लोग मिलते हैं तो नेचुरली जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, कल्चरल क्लैशेस होते हैं, वो सब ऑथेंटिकली पोर्ट्रेट किए गए हैं। दिस नॉवल ने इंडियन पब्लिशिंग इंडस्ट्री में एक रेवोल्यूशन ला दिया था। ये प्रूफ था कि इंडियन ऑथर्स भी इंटरनेशनल क्वालिटी की फिक्शन लिख सकते हैं और इंडियन रीडर्स भी क्वालिटी लिटरेचर के लिए रेडी हैं। अमीश त्रिपाठी की सक्सेस ने कई अन्य ऑथर्स को इंस्पायर किया है मिथोलॉजी बेस्ड फिक्शन लिखने के लिए। इसने एक कंप्लीटली न्यू जॉनर क्रिएट किया है इंडियन लिटरेचर में। बुक के कमर्शियल सक्सेस के साथ साथ क्रिटिकल अप्रिसिएशन भी मिली है। ये प्रूव करता है कि एंटरटेनमेंट और लिटरेरी मेरिट दोनों पॉसिबल हैं सेम वर्क में। इंटरनेशनल रिकॉग्निशन भी मिली है इस वर्क को। ये ट्रांसलेट हुई है कई लैंग्वेजेस में और ग्लोबली रीडर्स ने इसे अप्रिशिएट किया है। मूवी अडेप्टेशन राइट्स भी सोल्ड हुए हैं, जो शो करता है कि ये स्टोरी का विजुअल मीडियम के लिए भी पोटेंशियल है।
इस नॉवल की थीम्स आज भी रेलेवेंट हैं। लीडरशिप का क्वेश्चन, इंडिविजुअल वीएस सोसाइटी का कॉन्फ्लिक्ट, ट्रेडिशन वीएस प्रोग्रेस का डिबेट, ये सब कंटेम्प्रेरी इश्यूज हैं। एनवायरमेंटल कंसर्न्स भी टच किए गए हैं। रिवर्स का पोल्यूशन, नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन, ये मॉडर्न वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स हैं जो इस एंशिएंट सेटिंग में भी एग्जिस्ट करती हैं। जेंडर इक्वालिटी, सोशल जस्टिस, रिलीजियस टॉलरेंस जैसे इश्यूज भी एड्रेस किए गए हैं जो मॉडर्न सोसाइटी के लिए इंपॉर्टेंट है। नॉवल का फिलॉसफी ये है कि ऑर्डिनरी पीपल भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी थिंग्स अचीव कर सकते हैं अगर वे राइट चॉइसेस करें और राइट पाथ फॉलो करें। ये एक वेरी एम्पावरिंग मैसेज है। ये भी सजेस्ट करती है कि परफेक्शन अचीवेबल नहीं है और हर सिस्टम में फ्लॉज होते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि कैसे हम इन फ्लॉज को एड्रेस करते हैं। गुड और ईविल एब्सोल्यूट नहीं है, बल्कि पर्सपेक्टिव की बात है। ये मॉरल कॉम्प्लेक्सिटी मॉडर्न लिटरेचर की कैरेक्टरिस्टिक है। इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी और कलेक्टिव गुड के बीच बैलेंस कैसे मेंटेन करें, ये भी एक इम्पॉर्टेंट थीम है। टेक्नोलॉजी का रिस्पॉन्सिबल यूज कैसे करें, साइंस और एथिक्स को कैसे बैलेंस करें, ये भी रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं। इस नॉवल ने प्रूव किया है कि इंडियन मिथोलॉजी में स्टोरीज का ट्रेजर ट्रोव है जो मॉडर्न लिटरेचर के लिए सोर्स मटेरियल प्रोवाइड कर सकता है। ये भी शो करता है कि एंशिएंट विजडम और मॉडर्न सेंसिबिलिटीज को सक्सेसफुली कंबाइन किया जा सकता है। कल्चरल प्राइड और यूनिवर्सल थीम्स दोनों को साथ लेकर चलना पॉसिबल है। ये इस वर्क का डेमोन्स्ट्रेशन है। बुक की सक्सेस ने यंग इंडियंस को अपनी हेरिटेज के प्रति इंटरेस्टेड बनाया है। मेनी रीडर्स ने बताया है कि इस बुक को पढ़ने के बाद वे मिथोलॉजी और एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में और जानना चाहते हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी इस बुक को रेफरेंस के रूप में यूज किया जा रहा है, स्पेशली क्रिएटिव राइटिंग और मिथोलॉजी स्टडीज के कोर्सेज में। लिटरेरी क्रिटिक्स ने भी एक्नॉलेज किया है कि ये वर्क इंडियन लिटरेचर में एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है। इंटरनेशनल बुक फेयर्स और लिटरेरी फेस्टिवल्स में भी ये बुक फीचर्ड हुई है, जो इंडियन लिटरेचर की ग्लोबल विजिबिलिटी बढ़ाता है। ट्रांसलेशन इंडस्ट्री को भी बूस्ट मिला है इस बुक की सक्सेस से। पब्लिशर्स रियलाइज कर गए हैं कि इंडियन लिटरेचर में इंटरनेशनल मार्केट की पोटेंशियल है। एकेडमिक रिसर्च भी इंस्पायर्ड हुई है इस वर्क से। सेवरल स्कॉलर्स ने पेपर्स लिखे हैं इस नॉवल के कल्चरल और लिटरेरी सिग्निफिकेंस पर। यह नॉवल सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, बल्कि ये एक कल्चरल फेनोमेनन बन गई है। ये रिप्रेजेंट करती है न्यू इंडिया की एस्पिरेशंस को, जो अपनी रूट्स को प्रिजर्व करते हुए भी मॉडर्न वर्ल्ड में अपनी जगह बनाना चाहता है। अंत में द इमॉर्टल्स ऑफ मिलूहा एक लैंडमार्क वर्क है जो इंडियन लिटरेचर में मिथोलॉजी के क्रिएटिव इंटरप्रिटेशन की शुरुआत करती है। ये प्रूव करती है कि एंशिएंट स्टोरीज को मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में रेलेवेंटली प्रेजेंट किया जा सकता है। ये बुक हर उस पर्सन के लिए मस्ट रीड है जो एडवेंचर, मिथोलॉजी, रोमांस और फिलॉसफी का कॉम्बिनेशन चाहता है। ये न सिर्फ एंटरटेन करती है, बल्कि थिंक करने पर भी मजबूर करती है। शिवा की जर्नी अभी शुरू ही हुई है और ये ट्रिलॉजी का पहला पार्ट है। रीडर्स को वेट रहना पड़ेगा नेक्स्ट पार्ट्स के लिए कि क्या होता है शिवा के साथ, कैसे वे बिकम करते हैं द लेजेंडरी महादेव जिन्हें हम वर्शिप करते हैं। ये नॉवल एक परफेक्ट ब्लेंड है एंटरटेनमेंट और एनलाइटनमेंट का, और ये डेफिनेटली डिजर्व करती है अपनी पॉपुलैरिटी और सक्सेस। दोस्तों, आज का ये बुक समरी कैसा लगा आपको? अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक बटन दबाना मत भूलिए। और हाँ फ्रेंड्स, YouTube का नया हाइप फीचर आ गया है जो बहुत एक्साइटिंग है। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो रियली अमेजिंग है तो आप हाइप बटन भी दबा सकते हैं, जो लाइक बटन के पास ही मिलेगा। ये फीचर स्मॉल क्रिएटर्स जैसे हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि इससे हमारी वीडियो को और भी ज़्यादा रीच मिलती है।